अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 5 माह में दूसरा मिनी बजट पेश किया। मिनी बजट 2019 में हुकूमत ने बैंक ट्रांजैक्शंस पर फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने और घर बनाने के लिए आवाम को कर्जे हसना फराहम करने के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजावीज़ दी हैं। नॉन फाइलर ज्यादा टैक्स देकर 1300 सीसी तक की गाड़ी ले सकेगा। छोटे शादी हॉल्स पर आए टैक्स 20,000 से कम करके 5,000 कर दिया गया है और न्यूज़ प्रिंट पर इंपोर्ट ड्यूटी पर मुकम्मल इस्तिस्ना का ऐलान किया गया है। इसके अलावा सस्ते मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स कम, जबकि दरामदी मोबाइल और सैटेलाइट फ़ोन पर सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा किया गया है। इसी तमाम तर हुकूमती मुआशी तजावीज़ पर हमारा सवाल होगा अपने पैनल से। आज रिपोर्ट कार्ड का इस तरह से है। मिनी बजट 2019, हुकूमत का टैक्सेस में छूट और मराहत का ऐलान। क्या मिनी बजट से हुकूमत की मनफी मुआशी कारकर्दगी का तासुर दूर हो जाएगा, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम चलेंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ। नियाजी साहब, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? पहली बात तो यह जी कि अभी तक ये तय नहीं होगा ये मिनी बजट था या मुआशी रिफॉर्म्स थी, क्योंकि हुकूमत असर ये देने की कोशिश कर रही है कि ये एक रिफॉर्म्स का पैकेज था। दूसरी बात यह कि बजट था तो ना तो इसमें यह बताया गया कि वो तखमीने जो आमदन के कराए जाते हैं कि ये हमारे आमदन के तखमीने हैं, ये हमने आमदन इतनी रेस करनी है, इतने हमारे अखराजात होंगे, ये हमारा फिस्कल डेफिसिट आएगा, उसके बारे में बात ही नहीं हुई। अब आप बताएं कि जो बजट लाया गया है इसके अंदर रेवेन्यू शॉर्टफॉल बड़ा थोड़ा सा है कि 7 बिलियन रुपए का मजीद शॉर्टफॉल है। दिसंबर तक 175 बिलियन का शॉर्टफॉल पहले आ चुका था। अब ये शॉर्टफॉल जो है, जो बजाय इसके फाइनेंस मिनिस्टर यही बताते हैं कि इतना आ चुका है और जुलाई तक ये शॉर्टफॉल बढ़ जाएगा, यानी कि फिस्कल जो डेफिसिट है ये वाइडन होगा। अब दूसरी बात यह है कि जो मैयत इन्होंने कल बताए हैं और उसके अंदर जितनी चीज़ें उसके रिएक्शन में होनी है कि आपका जो जिसको कहना चाहिए कि ग्रोथ जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। इंटरेस्ट रेट जो था जब 2018 शुरू हुआ तो 5.4% था, आज 10% इंटरेस्ट रेट हुआ है। अब इसका मतलब है कि अगर 10% इंटरेस्ट रेट है और तो दूसरी बात यह है कि जो फिस्कल डेफिसिट जब बढ़ेगा तो क्या बोरिंग होगी, आया क्या वो कैसे फिस्कल डेफिसिट को जो फर्क डालने के लिए जो बढ़ गया मजीद बोरिंग होगी और क्या तरीकेकार होगा, नोट छापे जाएंगे। और जब ये सारा कुछ होगा, जब ये सारा कुछ होगा तो इसका मतलब है कि आपका जो ग्रोथ है, जो 6.2% हमने एस्टिमेट लगाई हुई थी इस साल की, 5.8 से 6 पॉइंट समथिंग की, वो 4 पॉइंट से हमारे जो ग्रोथ रेट है वो नीचे चली जाएगी। अब इसके नीचे जाने अनएम्प्लॉयमेंट होनी है, उसका क्या तदारक होगा? आपके पास जितना इसके बाद जिसको कहना चाहिए कि टोटल क्योटिक सिचुएशन है। ये ऐसे ही था कि जैसे जब मुझे खुरम दस्तगीर की कल मिसाल बड़ी पसंद आई और शायद हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कि टाइटैनिक के ऊपर टाफियाँ बांटी जा रही हैं कि जो असल जिसकी वेवर्ड गवर्नमेंट पॉलिसी जो पिछले 4-5 महीने से उन्होंने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो क्रिपल करके रख दिया था उसको करने के लिए जाहिर है कि इन्होंने एक दिया है जिसका एक तबके को उसका फायदा भी होगा। आपने नॉन फाइलर्स को फिर ज्यादा इंसेंटिव दे दिया है, फाइलर्स को बजाय करने के नॉन फाइलर्स को आपने फिर छूट दे दी है। इतने इसके अंदर चीजें कि जैसे कोई कल का बजट ये था कि जो बताया गया था कि आप पाकिस्तान के अंदर जो एक पूरा लल्क है, एक खामोश सकूत सा आ गया बिजनेस एक्टिविटी से, एक अटेम्प्ट की गई है कि शायद इससे जनरेट हो, लेकिन गैस मसलन LNG का जो मैसेज था, गैस अभी नहीं है। तो मैं ओवरऑल समझता हूं कि फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने जो ऑफशोर कंपनीज है उनको भी प्रोटेक्शन दे दी है कि आप मतलब ऐसे कि उसके किसी को जो है डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है ये सारी चीजें। तो मैं तो समझता हूं कि इसके अंदर पता नहीं कितना फायदा मिल सकता नहीं मिल सकता, लेकिन अगर रिफॉर्म्स हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। बजट किसी लिहाज से ये नहीं था, क्योंकि बजट के अंदर ना तो उन्होंने हमें बताया कि कितने टैक्स लगेंगे, कितनी कलेक्शन होगी, कितने टैक्सों का आज तक डेफिसिट आ चुका है, आगे फिस्कल डेफिसिट कितना आएगा। जब ये सारी चीजें नहीं होगी बजट कैसे कल आएगा? ठीक।
बेनज़ीर की तरफ चलेंगे। बेनज़ीर, जिसका न्यायी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, टैक्स बेस को, फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई इस पर लाहे अमल सामने आएगा, लेकिन टैक्स के हवाले से छूट दी जा रही है, नॉन फाइलर्स को छूट दी जा रही है, तो ये फायदा होगा इससे पीटीआई हुकूमत को? कर दूं, अब इसका मतलब ये है कि या तो शायद एक अगले हफ्ते में, ये शायद या 2-3 हफ्तों में फिर टैक्स बढ़ाएंगे, फिर टैक्स बनाएंगे। अच्छा, ठीक है, ये मतलब ये ज्यादा ये हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज कुछ समझ नहीं आती है, इस पे भी कमेंट उसका गैप कीजिएगा। कहां से पूरा करेंगे। ठीक है बेनज़ीर, ठीक बेनज़ीर जी। अब सर, एक तो आप जैसे कह रही थी कि मिनी बजट, एक तो 5 महीने बाद एक और मिनी बजट की क्या ज़रूरत थी, ये भी वैसे पीटीआई को वाजे करना चाहिए कि अभी एक मिनी बजट आया था, फिर एक और मिनी बजट, उसके बाद जून में इनका फेडरल बजट आना है। तो अगर आपका जून में फेडरल बजट आना है तो फिर इस मिनी बजट की ज़रूरत क्या थी, जो इन इफेक्ट होगा जुलाई से, 1 जुलाई से ये इन इफेक्ट होगा। तो फेडरल बजट जब आ रहा है तो फिर मिनी बजट की अभी क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये कहने के बाद ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे। अब जैसे इन्वेस्टमेंट पे बड़ा हो रहा था कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही मुल्क में, तो एक जो सुपर टैक्स है इन्होंने एक तो वो कहा है कि हम ख़त्म करेंगे जुलाई से, जो कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती हैं पाकिस्तान में। उसके बाद एक जो बेनिफिट जिनको होगा वो जो छोटे फर्म्स होती हैं, छोटे और मीडियम साइज जो कंपनीज होती हैं, उनको बड़ा बेनिफिट होगा इससे, क्योंकि एक तो उन पर टैक्स रिड्यूस किया, पहले 50% था, अब 20% कर दिया है। उसके बाद उनको लोन लेने की सहूलतें वगैरह दी हैं, तो और वो काफ़ी जनरेट करते हैं, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट बड़ा जनरेट करते हैं आपके मुल्क में, बल्कि आपके जीडीपी को वो 40% कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो एक तो वो बेनिफिशरीज है। दूसरे जो बेनिफिशरीज है जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क में रहते हैं, जो रेमिटेंसेस भेजते हैं बैंकों के थ्रू, उनके ऊपर भी टैक्स जो है कम किया है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है। लेकिन सवाल अभी फिर भी ये उठता है कि पीटीआई का जो अपना मंशूर था, जो अपना उनका मैनिफेस्टो था, उसमें जो उन्होंने वादे किए थे उस पर अभी तक खामोशी है, अभी तक कोई बात नहीं हो रही। जैसे कि उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ हम जॉब क्रिएट करेंगे, उस पर क्या होगा, उसके पर अभी रिसेंटली खुसरो बख्तियार साहब ने कहा कि शायद उस पर भी नज़रसानी हो, उस पर भी शायद कोई बातचीत हो, कोई रिवाइज हो जाए, वो भी एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ पीटीआई के खुद ये मैनिफेस्टो में है कि काबीना जो है वो हम छोटी रखेंगे। अभी देखें उनके पास कोई 24 वफाकी वज़ीर हैं, उसके बाद उनके पास कोई 5 स्टेट मिनिस्टर्स हैं, फिर कोई बेशतर तौर पे उनके पास कोई इंफॉर्मेशन वो है, स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, एडवाइज़र्स हैं। तो इस पे भी काम होना चाहिए, क्योंकि ये भी इकोनॉमी पे एक बर्डन होता है। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी कन्फ्यूजन है इस बजट में भी, और जो ये पीटीआई को अब थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी लानी चाहिए, इसमें क्लैरिटी लाने की जरूरत है। इरशाद भट्टी साहब, लेकिन बेनज़ीर ने इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो उठाए हैं मिनी बजट के, तो 5 माह से शदीद तनकीद का निशाना किया बनाया जा रहा था पीटीआई को मौशी पॉलिसीज की वजह से, उसमें कहीं रिलीफ मिलेगा मिनी बजट के बाद इनको? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ज़हनों में रहे कि भूखे नंगों और मकरूज़ों के रोज़ ही बजट होते हैं। ये अदादो शुमार का गोरख धंधा होता है, और तकरीरों की बात हकीकी ज़िंदगियों तक पहुँचते पहुँचते अल्लाह के फजल से ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। दूसरी बात यह है कि अब इसमें क्या शक रह गया कि डॉलर महंगा हो गया है, रुपया सस्ता हो गया है, गैस बिजली के बिल बढ़ चुके हैं, महंगाई हो चुकी है। लेकिन अब मुझे हैरानगी ये है कि हमने तो सुना था कि 175 अरब का टैक्स फॉल है सिर्फ 5-6 महीनों में, 1000 अरब का रेवेन्यू शॉर्ट फॉल है इसमें पिछले 6 महीनों से, 15 अरब रोज़ाना हम खा रहे हैं और ज़र मुबादला में कमी हो रही है। और फिर जो पिछले 5 या 5-5.5 महीनों में जो कन्फ्यूजन और नालायकी नज़र आई, उसके होते हुए इस सारे मंजरनामे को देखते हुए मुझे ये हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि एक मिनी बजट जिस तरह का होता है या जिस तरह की बातें की जाती हैं, पर फिर जो बजट आते ही टैक्स कलेक्शन के लिए, और इस बजट मिनी बजट के हवाले से जो बातें की जा रही थी, जितनी खौफनाक बातें की जा रही थी, उसके हवाले से मुझे ये तवक्को नहीं थी कि इतना बेहतर किस्म का ये बजट या ये रिलीफ पैकेज, इसको बजट नहीं कि रिलीफ पैकेज मैं तो समझता हूँ होना चाहिए। ज़री कर्जे पर टैक्स में कमी हुई है, ज़री आलात पर टैक्सेस में कमी हुई है, ये बड़ी बात है। आपका किसान रुल गया था, कर्जे हसना स्कीम आई है, टैक्स फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर दिया गया है, घरेलू सनतों के लिए रिलीफ है, कम आमदनी वाले अफराद को घर बनाने के लिए कर्जा दिया गया है, पावर सेक्टर के मुख्तलिफ शोबों में टैक्स में कमी आई है, कारपोरेट सेक्टर में बेहतरीज कमी आई है, और बहुत सारे। तो मौजूदा हालत में जो हमारे हालात चल रहे हैं, जिस तरह के हमारे हालात हैं, जो हमारी मईशत की हालत है, या जो पीर आला हजरत इसहाक डार रहमतुल्लाह अलैह छोड़कर चले गए हैं, या जिस तरह उन्होंने हमें छोड़ के गए थे, उसमें ये बड़ी अच्छी इन्होंने फाइनली कोई थोड़ा सा बेहतर की तरफ एक टर्न लिया है। कोई लगता है कि गाड़ी सड़क पर चढ़ी है,
अच्छा इनको बोले जी, बोले 5% इकोनॉमी, मैं 9 की खबरों के बाद 4% इंटरेस्ट रेट, और जिसको कहना चाहिए 5.8% इकोनॉमी छोड़े गए थे ग्रोथ, और 350 बिलियन की इकोनॉमी पर दे के गए थे। अब बताएं इसमें क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। इरशाद साहब को मुकम्मल करने दें न्याय साहब। ठीक इरशाद साहब जी। नहीं, अगर कोई सख्त आई हुई है चीज तो एक मरतबा फिर चांस दे दें, ये ना रह ना जाए। आपके थ्रू अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बात करने देना, बात करने देना, बात तो कर लेने दे हजूर, बात तो कर लेने, मुकम्मल करने बात तो कर लेने दे। उसके बाद अगर मैं अब क्या करूं, मैं लगता है कि अच्छा नंबर 1 तो देखे कि 15,000 अरब कर्जे से 28,000 अरब कर्जे अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने जिस महंगे कमर्शियल कर्जे, मेरा इस्लाम कराची एयरपोर्ट भी गिरवी रख दिया, लाहौर एयरपोर्ट गिरवी रख दिया, मोटरवे गिरवी रख दिया। उसके बाद इनको एक दिन ये टीवी और रेडियो गिरवी रखने लगे थे तो अल्लाह के फजल से बचा लिया। 8 पॉइंट पे इन्होंने सकूक बॉन्ड्स पेश किए मार्केट में। उन्होंने पूछा कि इतने महंगे पे ये सकूक बॉन्ड्स और इतने महंगे पे ये $500 मिलियन का कर्जा क्यों लिया है। फरमाया मेरे कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि जरा अपनी मईशत चेक कर लें बाहर जाके। दूसरी बात यह है कि एक ये जो हम भुगत रहे हैं, इनकी इतने जराइम हैं इन साहब के कि 32 अरब चाहिए था ये नेशनल एक्शन प्लान की तरह, वो नहीं दिया चौधरी निसार को। 50 अरब उठा के मेट्रो को दे दिया, इधर से इस्लामाबाद का शहबाज शरीफ को। और इसके अलावा आप कोई महकमा देखें जो इसको 9 अरब डॉलर लगाए इन्होंने डॉलर को एक जगह कंट्रोल करने के लिए। फजिंग की इन्होंने, आदाद शुमार के माहिर थे, पुरानी हुकूमत की मुआशी पॉलिसी से आप कंपैरिजन कर रहे हैं और आप मुआशी फराड के माहिर थे हजूर। ठीक है नज़र अब्बास साहब, अब हम आ जाते हैं इसी मिनी बजट के ऊपर। ये कैसा फैसला है पीटीआई हुकूमत का, कैसा साबित होगा पीटीआई के लिए? आज इतना ही काफी है। अगर और भी है रिपोर्ट कार्ड इसी में मुक जाएगा इस सालदार में। मज़र अब्बास साहब देखिए, बज़ाहिर तो फौरी तौर पे जो असद उमर साहब पे शदीद किस्म की तनकीद हो रही थी उसको थोड़ा सा ब्रेक लगेगा इस चीज़ से, इन इक़दामात से। ये मिनी बजट खुद हुकूमत ने कहा था कि हम मिनी बजट लेकर आ रहे हैं, ये किसी और ने नहीं कहा था। अब ये इसको इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पैकेज का, मुझे बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद जो अपनी लोकल इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको बूस्ट देने की कोशिश की गई है। और जाहिर है अभी हमें जो मेन बजट आएगा उस पर हम देखेंगे कि ये जो थोड़ा सा रिलीफ मिला है इसमें मज़ीद रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन अपेरेंटली जिस तरह जो एक्सपेक्टेशंस थी या फेयर था कि शायद सैलरीड क्लास को मज़ीद जो है वो टैक्स नेट में और सख्त किए जाएंगे, वो नहीं नज़र आया। तो एक टेम्पररी रिलीफ ज़रूर नज़र आया है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म उसमें हमें इकनॉमिकली फ़ायदा पहुँचाएगा या नहीं पहुँचाएगा, ये अभी देखना बाकी है। देखिए, एक चीज़ जो फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का मसला है, प्रॉब्लम यहाँ ये है, और जिस पे मेरा ख्याल है फाइनेंस मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर देखना चाहिए कि जो लोग टैक्स जो नेट में होते हैं, एक तो टैक्स पेयर्स होते हैं, लेकिन जो फाइलर्स बनने की कोशिश करते हैं उनके लिए इतनी मुश्किलात होती हैं कि जिसकी कोई आसानी नहीं की जाती। एक सिंपल सा फॉर्म होना चाहिए फाइलर के लिए, यानी मैं एक नेट में आना चाह रहा हूं तो मुझे एक खौफ फील होता है कि जी मैं लॉयर्स के पास जाऊं, मैं स्क्रूटनी के प्रोसेस से गुजरूं, मैं पूरी उस चीज़ को, यानी अभी 6 महीने पूरे नहीं होते कि मैं एक नए प्रोसेस में चला जाता हूं। तो मेरा ख्याल है इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना चाहिए ताकि आपका फाइलर नेट बढ़े। नॉन फाइलर्स को अगर आप फैसिलिटेट करना शुरू करेंगे तो जो नॉन फाइलर है वो अवॉइड करेगा फाइलर बनने का, या वन टाइम फाइलर बन जाएगा वो, जिस तरह बने लोग वन टाइम फाइलर 2-3 साल पहले, और फिर एक मरतबा हम नीचे चले गए। तो मेरा ख्याल है जितनी आसानी आप पैदा करेंगे फाइलर्स के लिए, जितना जो FBR का खौफ है जितना कम करेंगे आप फाइलर्स के लिए, उतना आपका नेट भी बढ़ेगा, आपका टैक्स नेट भी बढ़ेगा, आपके फाइलर्स की तादाद भी बढ़ेगी, और लोग विलिंगली जो है वो चीज़ें वो करेंगे। जब आप उन पे सज़ाओं का, स्क्रूटनी का और एक खौफ तारी करेंगे तो जो फाइलर होगा वो भी उससे निकलने की कोशिश करेगा। तो मेरा ख्याल है इस तरफ ज़रूर जाना चाहिए ताकि हमारा टैक्स नेट बढ़े।
लेकिन ओवरऑल जो कल रिफॉर्म्स पैकेज है या जो भी आप उसे कहें, उससे बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत पे जो इमीडिएट प्रेशर था उसको थोड़ा सा ब्रेक लगा है, और जो असद उमर रिलीफ आप समझते हैं कि जिन्हें शदीद तनकीद का, हालांकि मैं समझता हूं कल उनकी तकरीर में सियासी पहलू, सियासी जो उन्होंने जुमलेबाजी की उसकी जरूरत नहीं थी। उनका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पैकेज था वो काफी था, वो दे के वो रुखसत होते बजाय इसके कि वो सियासी नारों का जवाब देते। सही, तो यानी आप हाँ का ये ऑप्शन ले रहे हैं, वक्ती रिलीफ आप समझते हैं मिलेगा। महमल, जो कल हुकूमत ने मिनी बजट को फिर ये भी कह दिया कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पैकेज दिया जा रहा है, ये जब कहा गया था पहले खुद ही कि मिनी बजट है, तो हुकूमत को भी प्रैक्टिकल रहना चाहिए, कहें कि ये बजट है और इसमें हम इस तरीके से रिलीफ दे रहे हैं, वो वहाँ पे क्यों अपोजिशन के प्रेशर में आए? और साथ ही इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा, नॉन फाइलर्स को जो रिलीफ दिया गया है इसके क्या नताइज निकल सकते हैं? जी, अब सर पहले तो मैं खैर इसमें नहीं का ऑप्शन लूँगी, और बल्कि मैं ये कहूँगी कि खाली ये तासुर नहीं कि उनकी कारकर्दगी के ऊपर, बल्कि एक्चुअली एक और तासुर भी ख़त्म हो गया, उन्होंने दूर कर दिया है। वो तासुर ये ख़त्म किया है कि इनकी कोई पॉलिसी भी है इकोनॉमिक, क्योंकि मैंने जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट से बात की है, और देखिए शुरू में बिल्कुल वाह वाह हो रही है जी, ये छोटा सा रिलीफ दे दिया, वो दे दिया, और जिस तरह मदर साहब ने बात की कि असद उमर साहब की स्पीच में बहुत ज़्यादा सियासी पहलू थे, और उसकी वजह ये है सियासी पहलू होने की कि दिस वाज अ कंप्लीट पॉलिटिकल सरेंडर। क्योंकि इसके अंदर देखिए बजट एक होता है जिसके अंदर एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दोनों की बात की जाए, इसके अंदर हमें रेवेन्यू का तो बताया ही नहीं गया कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होना है। अब एक तरफ हमने देखा है कि बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं कि उनको इकॉनमी चलानी नहीं आती, लेकिन सिंध ने अपना रेवेन्यू टारगेट 2019 का पूरा भी कर लिया और पंजाब का नेगेटिव में। अच्छा, अब आ जाते हैं इस वाले मिनी बजट के ऊपर। इसके अंदर इन्होंने कोई ये बात नहीं बताई कि रेवेन्यू किस तरह से जनरेट होगा। फिर इन्होंने जो ये काम कर रहे हैं, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसके ऊपर ट्वीट भी की और उन्होंने प्रोग्राम में भी बात की कि ये लार्जेस्ट फिस्कल डेफिसिट होगा इस साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में। देखिए ये ऑलमोस्ट 7%, बल्कि शायद 7% से भी ऊपर चला जाए। जिस मुल्क में इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट हो उसके अंदर आपने ऑस्टेरिटी की बात नहीं की, आपने बल्कि एक्चुअली फाइलर और नॉन फाइलर में दरमियान उनके डिफरेंस ख़त्म कर दिया है। आपने मराहत वो दे दी है जो एक फाइलर को मिलनी चाहिए थी, आपने नॉन फाइलर को भी वो वाली मराहत दे दी है। और जिसका एक्चुअली शाहजेब खानजादा ने कल अपने शो में वो साउंड बाइट भी चलाया था असद उमर का, जिसमें उन्होंने पहले ये करके फिर रिवर्स किया था और अपनी गलती मानी थी, और अब ये दोबारा वो गलती दोहरा दी है। और मैं आपको ये बात यहाँ पर प्रिडिक्ट करती जाऊँ कि जब भी ये IMF के पास जाएंगे या ये अपना अगला बजट जब प्रॉपर वाला बजट लेकर आएंगे, ये सब कुछ रिवर्स करेंगे, और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, फिर वो भी देख लीजिएगा। आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आपको नोट ज़्यादा छापने पड़ेंगे, आपका कर्जा बढ़ेगा, उसके अलावा आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। देखिए इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात होंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो इन्होंने सियासी बजट दिया, इसको आप मिनी बजट ना कहें, इसको आपके सियासी बजट, इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए बजट दिया, और ये बिल्कुल पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ ज्यादती है। ठीक है, इसको आप सियासी बजट समझती हैं और नहीं का ऑप्शन ले रही हैं। दो हाँ एक नहीं का ऑप्शन सामने आया है। बेनज़ीर और न्याजी साहब ने इस पे वाज़ेह कोई ऑप्शन नहीं लिया, लेकिन उनको कंफ्यूजन ही नजर आई इस मिनी बजट में। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े का मुतालबा तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम उल हक को कुछ ज़्यादा ही नागवार गुजरा। नईम उल हक ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म से पार्लियामेंट में तमीज से पेश आए। क्या वो चाहते हैं कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर वापस लेकर उन्हें जेल भेज दिया जाए? अपोजिशन की जानिब से अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि हुकूमत ने हिज़्ब इख्तलाफ को सियासी केसेस में उलझा रखा है। अब ऐसे में नईम उल हक साहब के इस बयान ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। इसी बारे में हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से, और हमारा सवाल आपके लिए इस तरह। नईम उल हक कहते हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म से पार्लियामेंट में तमीज से पेश आए। क्या वो चाहते हैं कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर वापस लेकर उन्हें जेल भेज दिया जाए? आपसे जानना ये चाहेंगे कि क्या वज़ीर आज़म के मुशीर के बयान से अपोजिशन की जानिब से उनके रहनुमाओं पर सियासी केसेस बनाए जाने के इल्जामात को तक़वियत मिलती है? सबसे पहले मज़हर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मज़हर साहब, ये क्या रवैया इख्तियार किया है नईम उल हक ने? देखिए, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है, और इसका मेरा ख्याल है स्पीकर को सबसे पहले नोटिस लेना चाहिए। इसके माने क्या हुए इस बयान के? यानी इसके माने ये हुए कि आप असद कैसर साहब को ये डिक्टेट कर सकते हैं कि जी कल इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करें,
और मेरा नहीं ख्याल कि नईमुल हक को इस तरह रद्द-ए-अमल करना चाहिए था। ऐसे पार्लियामेंट के अंदर तकारीर होती रहती हैं, रिमार्क्स भी पास होते रहते हैं, स्पीकर के पास ये पावर होती है कि रिमार्क्स को एक्सपेंच कर सकता है, हर चीज़ इससे पावर जो है वो नज़र आती है कि स्पीकर की। लेकिन जब अगर प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट ये बात करें, और नईमुल हक बड़े सीजनड आदमी हैं, पीटीआई के फाउंडर्स में से हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर ये तकरीर हो रही है, और रिमार्क्स के मामले में, जुमलों के मामले में, ज़बान के मामले में तो पीटीआई और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ज़रा वो खुद ही मुकाबला कर लें, खुद ही देख लें कि किस तरीके की ज़बान इस्तेमाल हो रही है। तो ज़बान तो वैसे ही शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल होनी चाहिए, चाहे इधर से हो या उधर से हो। लेकिन जिस तरह की उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर के सामने एक तरह का थ्रेट दिया है उन्होंने, और कल अगर स्पीकर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते हैं, फ़र्ज़ करें, तो फिर ये सारी चीज़ जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं स्पीकर को। तो मेरा ख्याल है इसका अगर नोटिस लेना चाहिए तो स्पीकर को लेना चाहिए कि नईमुल हक ने ये कैसे बात की कि जी आप क्या चाहते हैं कि आप जेल में ज़्यादा रहें, आपके कल प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हों या ना हो। तो मेरा ख्याल है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था नईमुल हक का। सही, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था। इरशाद भट्टी साहब, अब जेल में डालना अदालतों का काम होता है, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना स्पीकर साहब का काम होता है। नईमुल हक क्यों ये धमकी दे रहे हैं, फिर इसके क्या नताइज निकल सकते हैं? जनाब स्पीकर, पहली बात तो ये है कि मुझे लफ्ज़ सियासी केसेस पर एतराज़ है। ये सियासी केसेस नहीं है, करप्शन, जायदादों, औलादों और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात वाले केसेस हैं जनाब स्पीकर। दूसरी बात यह है कि पीपी नून लीग के महबूब सियासतदानों के ख़िलाफ़ जो केसेस चल रहे हैं, ये इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई तल्लक नहीं, ये पहले के ये ज़हनों में रहे जनाब स्पीकर। तीसरी बात यह है कि नईमुल हक ने कहा है, केसेस की बात नहीं की, उन्होंने कहा प्रोडक्शन आर्डर्स वापस लेकर इन्हें जेल भेज दिया जाए। अब प्रोडक्शन आर्डर वापस कौन ले सकता है? वो है स्पीकर है असद कैसर है तहरीक इंसाफ के नंबर 1। और दूसरी बात है कि उन्होंने जेल कोई नए नहीं जाना, वो जेल कोट लखपत से ही शहबाज शरीफ साहब निकल के तो मिनिस्टर कॉलोनी के बंगले में तशरीफ फरमा है, तो कोई नए तरीके से नहीं भेजना, यानी वापस भेज दें जाएं जनाब स्पीकर। चौथी बात यह कि इसे नईमुल हक का सियासी बयान समझा जाए, वरना हुकूमत में इतना दमखम कहाँ है कि वो ये कर सके। इतने जोगे तो हैं नहीं कि प्रोडक्शन आर्डर थोड़े शहबाज शरीफ साहब को पीएसी का चेयरमैन ना बनाते जब तक उन पे जमानत ना होती या नायब के मुकदमे होते। बस अब दुआ करें कि नईमुल बात आई गई हो जाए, वरना नईमुल हक को माफी ना मांगनी पड़ जाए। की बात सवाल यही था कि सियासी केस तो अपोजिशन कह रही है, जो भी इसका मतलब है, तो क्या इस बात को वक़्त मिलेगी? और दूसरी बात ये कि दमखम तो पीटीआई के रहनुमाओं के बयान में होता है, जब वो बयान देते हैं कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार होने वाले तो हो भी जाते हैं, वो कहते हैं कि इसका नाम ECL में आएगा तो वो भी हो जाता है कुछ ही दिन में। तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंस तो देंगे हम इस बयान को। कहाँ दमखम होता है? चेयरमैन नायब ने माफ़ी मांग ली फवाद चौधरी साहब के कहने पर। इमरान खान साहब ने कहा था 50 बंदे अंदर होने चाहिए, 50 हो गए अंदर। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि वो नायब में ना पेश हों, तो चेयरमैन नायब ने कहा है कि आपकी तो इसमें इज्जत है, आप तशरीफ ले आए, पेश हुआ करें। तो ये सिर्फ बयान, सियासी बयान है। आखिरी बात जनाब स्पीकर जो मैं यहाँ करना चाहूँगा आपके तवस्सुत से, वो ये है कि ये प्रोडक्शन मज़ा हमारे तक भी पहुँचाया जाए प्लीज़। यानी एक कैदी असम्बली मेंबर को सिर्फ असम्बली में नहीं लाया जाए, एक डॉक्टर अगर कैदी हो तो उसको भी ये ऐसा कानून बनाएं कि वो भी आए, आकर जेल से अपना ज़रूरी ऑपरेशन करके चला जाए। एंकर, तजिया निगार हम जैसे जो है, हम अगर फंस जाएं तो हम भी आएँ और अपना शो करके वापस चले जाएं। अच्छा। खिलाड़ी कोई हो तो वो आए अपना मैच खेल के वापस चला जाए, उस्ताद हो तो वो आए अपनी क्लास पढ़ाकर वापस चला जाए। तो इमरान खान साहब, कायदे इनकलाब, मेरी आपसे दरखास्त है कि ये प्रोडक्शन मज़ा जो है, ये जमहूरियत है। जमहूरियत में सारों को एक जैसा तोला जाना चाहिए, पीपल फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो इस पीपल पे सर हम पीपल के दरख्त बन गए हैं, प्लीज हमें भी ये प्रोडक्शन मजा पहुंचाया जाए, प्लीज बाबा प्लीज। ठीक है, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, न्याई साहब, जो इरशाद भट्टी साहब ने तशरीह की है नईमुल हक साहब के बयान की, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए जी, मैं अब थोड़ा सा ज़रा गैर संजीदा गुफ्तगू या स्क्रिप्टेड गुफ्तगू या ज़ेब दास्तान से हटते हुए
ये याद रहे, ये न्याजी साहब की ख्वाहिश पर ये सवाल डाला गया। ये न्याजी साहब की ख्वाहिश पर सवाल डाला गया। अच्छा आप कर रहे थे? नहीं, अच्छा आप कर रहे थे, मैं तो कह मैंने अपने बारे कह रहा हूँ कि गैर संजीदा न्याजी साहब बता रहा हूँ भाई हजरत किसी तरह जी, मैं अपनी कैफियत बता रहा हूँ, ये सवाल डाला गया इनकी ख्वाहिश पर, और आप मैं अपने मसले से हट के उर्दू करना चाहता हूँ, गैर संजीदा नहीं करना चाहता हूँ। वो कहते नहीं गैर संजीदा ही करे, मैं कहता हूँ मैं नहीं करना चाहता हूँ गैर संजीदा गुफ्तगू, को कहता नहीं करे। देखिए जी, बात यह है कि पहली बात यह है कि संजीदा गुफ्तगू मुलाहिजा करिए नाज़रीन। पहली बात यह है कि नहीं मुल्हक ने ये बयान किस क्योंकि अब इमरान खान तक जाएगी बात। ये अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़े। भट्टी साहब उनको मुकम्मल करने दें प्लीज, फिर आपकी तरफ आएंगे दोबारा। सवाल न्याजी साहब के कहने पर डाला क्यों गया, क्यों डाला गया ये सवाल? इरशाद साहब आप ये क्यों कह रहे हैं बार बार? नहीं, किसी की वजह से डाला गया सवाल। न्याजी साहब कल से ये इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर बहुत बहस हो रही है, इसके ऊपर बहुत बहस हो रही है कल से। बात ये है कि नहीं मुल्हक ने किस हैसियत से किया है, ना तो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, ना वो सेनेट के मेंबर हैं। एक असेंबली के अंदर की गुफ्तगू है, आईन पाकिस्तान कहता है कि उसको आप जो है किसी अदालत के अंदर ना चैलेंज कर सकते हैं, ना डिस्कस कर सकते हैं उसकी किसी कार्रवाई को, ना किसी जिमनी कमेटी जो असेंबली की बनाई हुई है उसमें कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर कोई ना कोई पार्लिमानी कमेटी या कोई दूसरी कमेटी जरूर एक्शन में आएगी और इनसे माफ़ी मंगवाएगी, क्योंकि माफ़ी ना मांगी तो इनके लिए भी जो है बड़ा शदीद मसला होगा और बाकी जो है हुकूमत के लिए भी मसला होगा अगर उन्हें माफ़ी ना मांगी, क्योंकि उन्होंने ये बात की है वो बहुत ही असूल व जवाब से हट के की है। नहीं मुल्हक ने ये बात पहली दफ़ा नहीं की, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ और मुझे पता है कि इमरान खान साहब बेशुमार दफ़े गुफ्तगू से एम्बेरस हो चुके हैं, उनको नदामत और शर्मिंदगी जो है झेलना पड़ी है नहीं मुल्हक की गुफ्तगू की पास में। ये कभी फाउंडर मेंबर नहीं थे, शुरू से इमरान खान साहब के साथ आना जाना शुरू हो गया था, अटैच थे। 2002 के बाद 2001 के बाद ज्यादा एक्टिव हो गए, तो उस वक्त ये नौकरी करते थे किसी बैंक में, वहां से जैसे हुआ डिफॉल्ट हुआ ना हुआ केसेस बने वहां से छोड़ के आए, उस वक्त ये तहरीक इंसाफ में 60 से उस वक्त ये नौकरी करते थे 96 में 97 98 में नेशनल बैंक की या किसी बैंक की। बाकी बात यह है कि कई दफा इमरान खान को इनसे नदामत और शर्मिंदगी मिल चुकी है। ये असल बात है जो मजहर साहब ने किया, मैंने इसको एक और एंगल से देखता हूं कि इन्होंने ये बात जो की है इसका मतलब यह है कि असद कैसर साहब जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे थे, जो कि हमारी असेंबली के अंदर एक ऑलमोस्ट एक स्पीकर को कानून बना के दिया गया है कि जब कोई मेंबर इलेक्ट हो जाए और ये मेंबर को ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सॉवरन है, सुप्रीम है, जो पाकिस्तान की जो असल जो ताकत है वो पार्लियामेंट है, उसने कानून बनाया। इसमें यह नहीं आता कि डॉक्टर या पटवारी या कोई बंदा मेरे जैसे चप्पड़ कनाती है जो है वो कहे जी मेरी प्रोडक्शन ऑर्डर करे। हजूर इसके कुछ SOPs हैं, तो असद कैसर साहब इसका मतलब है कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर कर रहे थे वो नहीं मुल्हक साहब वो किसी के इंस्ट्रक्शन में कर रहे थे। मदर साहब ने इसको और अंदाज में किया, मैं इसको दूसरे अंदाज में कह रहा हूं कि इसका मतलब है कि आज तक जो प्रोडक्शन ऑर्डर होते रहे हैं ये नहीं मुल्हक साहब से वो पूछे करते रहे। अगेन एस्थेटिक आइसोर मैं समझता हूं कि जी इन्होंने अपनी जहालत के इन्होंने बताया कि किसी निचली सतह के वो मक्की है, वहां के रिहायशी हैं और बड़ा इन्होंने एक बहुत ही बुरा ताज़ छोड़ा। तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी इन्होंने एम्बैरेसमेंट की है। यकीन जाने के पार्टी के अंदर आज मैंने कही उनके MNA से बात हुई है, ची बच्ची हो रही है कि यार इसको क्या हक पहुंचा चला के कहा है कि जी हम प्रोडक्शन ऑर्डर वापस ले लेंगे, किस हैसियत से की है, इनको इसका जवाब देना होगा, ऐसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल हाँ का ऑप्शन लिया आपने इस पे। महमल, जो हुकूमती वज़रा के बयान है उनकी वजह से बहुत से हल्के जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहे हैं इंतखाबात से पहले भी PTI को, उनकी तरफ से भी शदीद तनकीद की गई है, तो अब नईमुल हक की तरफ से भी ये बयान आ गया है। आपको क्या लगता है इमरान खान कोई एक्शन लेंगे उसके ऊपर या सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए पहले तो अब मैं इसमें हाँ का ऑप्शन लूँगी कि बिल्कुल तकवीयत मिलती है। और वैसे जो नईमुल हक साहब ने धमकी दी है, अगर वो पढ़ लेते रूल्स ऑफ बिजनेस तो उनको ये पता होता है कि अब शहबाज शरीफ साहब एज चेयरमैन PAC इवन स्पीकर के भी मोहताज नहीं है। चेयरमैन PAC किसी भी कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो कभी भी उसकी सवाबदीद है कि वो मीटिंग कॉल कर ले
और उसको प्रोडक्शन ऑर्डर्स अपने वो खुद ही जारी कर सकता है, इसलिए असद कैसर साहब के भी वो मोहताज नहीं है शहबाज शरीफ साहब, पहली बात। हाँ जी बिल्कुल, तो इसलिए ये जो वो इस किस्म की उन्होंने ट्वीट किया ना शहबाज और लास्ट चांस, ये जो उनका लहजा है उस ट्वीट के अंदर, वो पता चल रहा है वो बड़ा एक अजीबो गरीब किस्म का है। अब पहली चीज़ ये होती है कि देखिए अगर कोई मुजरिम किसी जुर्म के उसमें जेल में है, अगर शहबाज शरीफ के ऊपर केस प्रूव हो जाते हैं तो फिर कोई भी कानूनी तौर पर उनको छुड़वा नहीं सकता। कि मैं बात कर रही हूँ, उनको जो जेल में जितनी सज़ा होनी होगी वो उनको उसके मुताबिक होगी। लेकिन अगर अदल की पासदारी की जाए, अगर कानून की पासदारी की जाए। अच्छा, दूसरी चीज़, किसी भी जमहूरियत के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर्स किसी के रिवोक नहीं हो सकते। कानून तो मैंने आपको समझा दिया कि वैसे ही वो एज चेयरमैन पीएससी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पीकर के पास भी होते खाली तो वो भी जमहूरियत के अंदर ये कभी ना होता कि वो कोई इस तरह धमकी देने से उनके वापस हो जाते, क्योंकि इसलिए कि उन्होंने स्पीच कर दी धुआंधार किस्म की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लग ऐसे रहा है कि इस हुकूमत के अंदर ना अदल है, ना इंसाफ है, ना कानून है, ना जमहूरियत है। हिटलर के यूटर्न की मिसालें, मतलब कि हिटलर अगर यूटर्न ले लेता, हिटलर की मिसालें देते फिरते हैं या उसको एडवाइस करते फिरते हैं। देख लीजिए कि बिल्कुल एक इल्ज़ाम भी लगता है इस हुकूमत के ऊपर कि ये किस किस्म की ये गैर जमहूरी हरकतें कर रही है। तो ये नईमुल हक साहब के लिए खैर ऐसी कोई नई बात नहीं। एक दफ़ा इन्होंने कोई प्यार मोहब्बत की ट्वीट कर दी थी, फिर कहा मेरा ट्विटर हैक हो गया। एक दफ़ा हमारे दोस्त शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में इन्होंने साथ वाले बंदे के ऊपर पानी का ग्लास फेंक दिया था, फिर बाद में वो माफी। तो ये इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं। मेरे ख्याल में नईमुल हक साहब वाकई इनको पार्टी जो है वो एम्बैरस करते हैं अपनी पार्टी को, और खान साहब को शायद ऐसी चीजें पसंद भी आती हो, हमें क्या पता है। जिंदगी के बारे में ट्वीट्स करके बड़ी परेशानी पैदा की जब उनकी, तो मेरे ख्याल में कि इनको नईमुल हक साहब को चाहिए, और ना सिर्फ नईमुल हक साहब को, वैसे भी पीटीआई के लोगों को चाहिए कि इस किस्म की बयानबाजियां ना करें, क्योंकि वाकई ही वो अपोजिशन के बयानिए को वो तकवीयत देते हैं और फायदा पहुंचाती है उनको। बेनजीर, जो ये धमकी दी है नईमुल हक साहब ने, क्या इसका नतीजा निकल सकता है और अपोजिशन इससे क्या फ़ायदा उठा सकती है? अब सर जहाँ तक ये, जैसे महमूद ने भी बात की और हफीज़ुल नियाज़ी साहब ने भी ये बात की कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स होते हैं वो एक पार्लियामान के रूल्स के तहत होते हैं। मतलब कोई एहसान तो नहीं कर रहे शहबाज शरीफ साहब पे उनको प्रोडक्शन ऑर्डर्स दे के, उनको बुला के। और दूसरी बात यह है कि नईमुल हक साहब कौन है, वो एक स्पेशल असिस्टेंट है या पता नहीं क्या एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनका मुझे तो डेजिग्नेशन भी नहीं उनकी पता क्या है, ना वो पार्लियामान का हिस्सा है। तो वो किस लिए बात कर रहे हैं पार्लियामान में जो होता है उसके ऊपर? और एक ये भी बताएं कि नईमुल हक साहब जो हैं वो अब ये तय करेंगे कि कौन पार्लियामान में किस तरह की बात करेगा और कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। शहबाज शरीफ साहब लीडर हैं ऑपोजिशन के, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। मतलब इस तरह के उनके बारे में उनको धमकियां देना ट्विटर पे, मतलब इस पर एक्शन तो होना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि ऐसे पहले भी बहुत फैसल वाडा साहब भी इस तरह की बात कर चुके हैं, नईमुल हक साहब भी पहले NRO की बात कर चुके हैं, पता नहीं किस उस पर। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा क्या है पार्लियामान में, उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म को और जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए साहिवाल के जो अभी सानिया हुआ है उसके ऊपर। अब ये बात पहले इमरान खान साहब भी करते थे, जब मॉडल टाउन का वाकया हुआ था तो वो क्या कहते थे, वो कहते थे शहबाज शरीफ साहब को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए और राना सनाउल्लाह को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, और बल्कि जेल में हवाला भी दिया। तो फिर वो अगर इस तरह की बात कर सकते हैं तो फिर ये शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं कर सकते? बल्कि अब तक मैं एक चीज कहूंगी कि खान साहब की तरह एटलीस्ट शहबाज शरीफ ने ओए इमरान खान या ओए फलाना कह के तो बात नहीं की। खान साहब की तो जुबान भी बड़ी अजीब-ओ-गरीब थी। एक मुतालबा था, उसके ऊपर नईमुल हक की तरफ से जो कहा गया उस पर यही सवाल उठता है कि जो खुद रुकने पार्लियामेंट नहीं, वो कैसे बताएंगे पार्लियामेंट के अरकान को कि कौन आ सकता है कौन नहीं। 4 और एक इरशाद भट्टी साहब का नहीं का ऑप्शन सामने आया है। सिंध असेंबली में जख्मियों के लाजमी और फौरी इलाज के लिए अमल बिल मुतारिफ कराया गया है। सिंध असेंबली में अमल कत्ल केस का जवाब देते हुए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे के तमाम निजी अस्पताल जिन्हें अस्पताल का स्टेटस हासिल है वो मरीजों या लवाहिकीन से मुआवजे का तकाजा नहीं कर सकेंगे। हुकूमत पुलिस इस्लाहात के लिए भी हिकमत अमली तय कर रही है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। इसी पर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से, और सवाल इस तरह से है, हादसे या दहशतगर्दी के वाक़े में जख्मी होने वालों के प्राइवेट इलाज का बिल भी सिंध हुकूमत अदा करेगी। असेंबली में जख्मियों के लाजमी और फौरी इलाज के लिए अमल बिल कितनी अहम पेशरफ्त है, इसको आपने रेट करना होगा 1 से 10 के दरमियान। सबसे पहले, और 30 सेकंड्स में इसका जवाब भी आपने देना होगा। महमल, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, कितनी बड़ी पेशरफ्त है ये कि जब कोई जाएगा किसी प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल तो उनसे तकाजा नहीं किया जा सकेगा उस वक्त बिल का? देखिए अफसर, मैं इसमें
8 नंबर्स दूंगी। और उसकी वजह ये है कि देखिए हमने देखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जब कोई इस तरह का वाक़या होता है, गोली लग जाए, कोई छुरी लग जाए, कोई और इस तरह डकैती का वाक़या हो जाए, तो जब अगर करीब प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो वहाँ जब लोग जाते हैं तो वो एडमिट ही नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं जी ये पुलिस केस है, हम नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि इसकी मेडिको लीगल एक रिपोर्ट भी बननी होगी। और अक्सर और बेशतर ये होता है कि वो लोग जो है वहाँ उनकी जानें चली जाती हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में। इनको इसके अंदर जो अगर मेडिको लीगल, अब मैंने पूरा बिल तो नहीं पढ़ा, लेकिन अगर मेडिको लीगल इनको जो रिपोर्ट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी एडमिसिबल कर दी गई है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब ट्रीटमेंट हो रही होती है तो जो लीगल चीज़ें होती हैं वो या साइमल्टेनियसली करते हैं या उसके बाद करनी चाहिए। तो ये भी चीज़ एक इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी कसूर उस तरीके से नहीं है। वो जब अगर इस तरह की कोई चीज़ करते थे तो फिर पुलिस उनको हरासा करती थी कि आपने किस तरह ये काम कर दिया, तो हमारा काम था और इसकी रिपोर्ट वो सब भी कोई तरीकाकार की वजाहत जरूरी होगी आपके ख्याल में। इरशाद भट्टी साहब, देखिए अच्छी बात है, बिल का आना अच्छी बात है, 5 नंबर, लेकिन असल बात है कानून पर अमल दरामद होना, बिल पर अमल दरामद होना। सिंध में कितने खूबसूरत कानून है और सिंध में कितनी खूबसूरत नारे हैं, सिंध में कितने खूबसूरत वादे हैं और एंड रिजल्ट क्या है। दूसरी बात है कि तालीम से सेहत तक, 2 वक्त की रोटी से जान माल के तहफ़्फ़ुज़ तक आपके सामने है पूरी हकीकी सूरत-ए-हाल। पूरी दुनिया में हस्पताल, कचहरियाँ, थाने शेल्टर के तौर पे काम करती हैं, रिलीफ गाहें होती हैं, पनाह गाहें होती हैं, मगर हमारे यहाँ दुआएं मांगी जाती हैं कि अल्लाह इनसे बचाए। या और मैंने अभी ये बैतुल माल से ज़कात या इमदाद के पैसे तब पहुँचते हैं जब बंदा मर चुका होता है। तो बहुत अच्छी बात है बिल का आना, लेकिन असल बात यह है कि बिल पर अमल दरामद, कानून पर अमल दरामद भी यही लेके आगे जाएंगे। मजहर अब्बास साहब की तरफ 5 नंबर भट्टी साहब दे रहे हैं। मजहर साहब, अमल दरामद हो पाएगा इस पे और रेट कैसे करेंगे आप? देखिए, कानून का बनना ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है और इसको मैं 8 नंबर दूंगा। 2 नंबर इसलिए नहीं दूंगा कि हमारे यहाँ लॉज पास हो जाते हैं, रूल्स में हमें महीनों लग जाते हैं, तो रूल्स फौरी तौर पे बनने चाहिए। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल लेने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बाद अक़ात इस तरह के वाक़यात भी हो जाते हैं कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से अपने आप को ट्रीटमेंट करा के चला जाए। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल फौरी तौर पे पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करें। लेकिन अहम बात यह कि फ़ौरन ट्रीटमेंट जो है, चाहे वो इवन सस्पेक्ट भी हो, अगर वो इंजर्ड है और उसकी जान को ख़तरा है तो ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सिर्फ एक बात, काश ये हमारा मसला ये है कि हम किसी हादसे का इंतज़ार करते हैं कोई कानून बनाने के लिए। बुशरा ज़ैदी का हादसा हुआ तो ओवरहेड ब्रिज बना, अमल का हादसा हुआ तो ये बिल आया। तो काश कुछ ऐसे कवानीन भी बने कि जिसमें किसी हादसे की से पहले ही वो कानून बन जाए, तो प्रिवेंटिव मेजर्स बन जाए और नुकसान ना हो। लेकिन कानून बहुत अच्छा है, इस पे अमल दरामद बिल्कुल होना चाहिए, इसीलिए आप इसके 8 पॉइंट्स दे रहे हैं। ठीक, बेनज़ीर आप किस तरह रेट करेंगे? मैं भी इसको 8 पॉइंट ही दूंगी। जैसे मैमल बात कर रही थी कि जो मेडिकल लीगल केसेस होते हैं, जैसे कि दहशतगर्दी के वाक़े में कोई ज़ख्मी हो जाए या किसी जुर्म की वजह से ज़ख्मी हो जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे केसेस लेते ही नहीं है। अमल का भी आप केस देख लें, वो पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गई, उसके बाद वहाँ पे उन्होंने कहा इक्विपमेंट नहीं है, फिर वो एम्बुलेंस का वेट करते रहे एक हुकूमती इदारे हॉस्पिटल में जाने के लिए। तो इसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान होता है और काफ़ी इशूज़ होते हैं। तो ये एक बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सूबाई लेवल पर भी होना चाहिए, बाकी सूबों में भी होना चाहिए। जैसे कि पंजाब में वहाँ पे ये केसेस ही नहीं लेते, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि जैसे कॉम्पनसेशन की भी बात हो रही थी, कॉम्पनसेशन तो मतलब मिलता ही नहीं है लोगों को, तो इसकी भी तो कोई टास्क फोर्स बननी चाहिए ताकि ये भी इम्प्लीमेंट हो। ठीक, बिल्कुल सही। न्यायी साहब, और पहले न्यायी साहब रेट कर दीजिए। रेट मेरा ख्याल है मैं इसको 9 नंबर दूंगा, और उसकी वजह यह है कि पूरी पहला असूल है पूरी दुनिया में एमरजेंसी जो है सिविलाइज वर्ल्ड में ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कोई अस्पताल सोच भी नहीं सकता किसी को इमरजेंसी रिफ्यूज करने में, पीरियड। इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेडिको लीगल का जो कानून है पिछले 70 साल से, मैं जब भी देखता था मुझे हमेशा जो मसला का खेल नजर आता था कि जब आप गोली से आपको इंजरी हुई है, ये जो जख्मी होता है ना, ये पाकिस्तान के अंदर क्लासिफाई हो गया, टेररिस्ट है, फलान है, ये बलांस है, ये मारेंगे उसको छोड़े लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी तक कि अस्पताल से लेके भाग जाता है, वो पकड़ लेते हैं, नहीं पकड़ सकते, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मेडिको लीगल का जो कानून है ये बड़ा ही, जिसको कहना चाहिए कि जाहिलाना कानून था।
इसमें यही था कि जी चूंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो होती है कॉज डिटरमिन करना पड़ता है, कानून यकीनन दुनिया भर में न्याय साहब कह रहे हैं कि पहले जान बचाई जाती है, करते थे, उस हिसाब से बहुत मुस्बत समझते हैं इसको आप। और सारे सुबह ठीक है, 9 पॉइंट्स आप दे रहे हैं। वक्त की थोड़ी कमी थी, लेकिन आप हमारे जो तजियाकारों ने इसको रेट किया है उसकी औसत बनती है 7.6। बहुत मुस्बत समझते हैं आप, अमल बिल को मुस्बत इकदाम समझते हैं आप सबको। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।